हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने सरफेस केमिस्ट्री में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फिर वही बात, लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग मैं देता हूँ जिसका नाम है, देखो ज़रा ध्यान से, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज़ है कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो प्रॉपर्टीज़ जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आप सुने होंगे, 12th क्लास का सेकेंड चैप्टर है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी होता है जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये देखना है कि क्या कोलाइडल सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं या इनके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है या नहीं है। किसके पास? कोलाइडल सॉल्यूशन के पास। सबसे पहले देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स पे डिपेंड करता है। मतलब जितना मोल्स और मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उतना बढ़ेगा। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये एक आपका कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन भर दिया गया है। ये कौन सा सॉल्यूशन है? आपका ट्रू सॉल्यूशन। कौन सा? ट्रू सॉल्यूशन है। और आपको पता है कि ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज कितना होता है? पार्टिकल्स का साइज होता है 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर से छोटा। और मान लेते हैं इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। मान लेते हैं कि वॉल्यूम कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं इधर एक सॉल्यूशन बनाता हूँ, एक कंटेनर है, इसमें आपके क्या है जरा देखो। इस कंटेनर में आपके कोलाइडल सॉल्यूशन है। क्या है जी? कोलाइडल सॉल्यूशन। और आपको पता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। तो ये आपका हो गया कोलाइडल सॉल्यूशन। और बताइए इसमें पार्टिकल का साइज कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तुम आओ तो पार्टिकल के साइज इंक्रीज कर गया। पार्टिकल के साइज इंक्रीज। तो जरा देखो, एज साइज ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज। अगर पार्टिकल्स का साइज इंक्रीज करेगा तो देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का नंबर क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। पता यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हैं? काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, क्योंकि इसमें साइज छोटा है पार्टिकल का। इसमें पार्टिकल का साइज क्या है? बड़ा है। तो इसमें पार्टिकल्स कम होंगे, क्योंकि बड़े पार्टिकल्स को रखने के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पे कम हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे पार्टिकल्स का साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज करेंगे। तो बताओ, ये आपका क्या है? इन कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है? नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। साइज के बढ़ जाने की वजह से पार्टिकल्स डिक्रीज कर जाते हैं। अब बताओ, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी ऑब्जर्व्ड इन कोलाइडल
कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कोलाइडल सॉल्यूशन में ऑब्जर्व होता है, बट इन ए स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑब्जर्व होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में, लेकिन काफ़ी स्मॉल होता है, कम आता है। ट्रू सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, कम आएगा, बट इन स्मॉल क्वांटिटी देन ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ट्रू सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में अगर उससे कंपेयर किया जाए तो कोलाइडल सॉल्यूशन के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का आंसर कम आता है, लेकिन यहाँ पर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि कोलाइडल सॉल्यूशन में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का अलग से स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉलो करेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ तो ऑब्जर्व होंगे, लेकिन आंसर क्या आने वाला है, काफ़ी कम आने वाला है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं जी, देखो तो RLVP नाम सुने होंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फिर डेल्टा TB आप नाम सुने होंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर डेल्टा TF नाम सुने होंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर एक नाम सुने होंगे पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। इस बात को आप लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के तरफ। हम लोग देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। कोलाइडल सॉल्यूशन का सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखो, इसका नाम है टिंडल इफेक्ट। क्या नाम है जी, टिंडल इफेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। अब जरा इसको समझाने के लिए जरा देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो कंटेनर बनाते हैं, दो कंटेनर। इस कंटेनर में क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन, और इधर इस कंटेनर में क्या है, मान लेते हैं आपका ट्रू सॉल्यूशन है। क्या है जी, ट्रू सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा पार्टिकल्स का साइज क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा, पार्टिकल का साइज क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा, और इसके अंदर क्या होगा, पार्टिकल का साइज काफ़ी छोटा होगा, पार्टिकल्स का साइज काफ़ी छोटा होगा। किसके अंदर, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर। अब इसी दोनों सॉल्यूशन को डार्क प्लेस में रख दे, डार्क जगह में रख दो, अंधेरे कमरे में रख दो। ठीक है जी। अब करना ये है कि यहाँ पे आपका सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का सोर्स लाइए, सोर्स ऑफ लाइट, और यहाँ से क्या करें, आप लाइट को इंसिडेंट कराएं, कहाँ, कोलाइडल सॉल्यूशन में। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट लेके आइए और यहाँ से लाइट को भेजिए, तो क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन से होते हुए लाइट निकलेगा और ट्रू तक जाएगा। और ये आपका कांच का बना हुआ है, ये कंटेनर किसका बना हुआ है, कांच का बना हुआ है। ये ऐसे लाइट आगे पास करेगा, ये ऐसे लाइट आगे पास करेगा। अब मज़े की बात क्या है, जरा देखो ध्यान से, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, तो डार्क प्लेस में कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इन लाइट के जाने के वजह से वो पार्टिकल्स दिखेंगे। वो पार्टिकल्स क्या होंगे, दिखेंगे। मतलब ये क्रॉस का मतलब कि पार्टिकल्स इस पाथ पे दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ लाइट गया है वहाँ वहाँ वो पार्टिकल्स दिखेंगे। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में जितना रीजन में आपका लाइट पास किया है उस रीजन में पार्टिकल्स दिखेंगे ही नहीं। तो जितना रीजन में आपके लाइट पास किया है उतना रीजन में जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, पाथ इज विजिबल, मतलब इसमें क्या होगा, पाथ विजिबल है, पाथ क्या है, विजिबल है। बात है समझ में। और जहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाता है उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। आगे कहानी पकड़ में। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ पर लाइट का स्कैटरिंग नहीं होता है। मतलब क्या लिख सकते हैं, पाथ इज नॉट विजिबल, पाथ इज नॉट विजिबल। इसमें पाथ क्या है, विजिबल नहीं है। तो जब पाथ विजिबल नहीं है तो टिंडल इफेक्ट, टिंडल, इसमें टिंडल इफेक्ट
काम नहीं करेगा, यहाँ पर टिंडल इफेक्ट काम नहीं करेगा। ठीक है जी। तो बताइए स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बेसिस पर टिंडल इफेक्ट काम करता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कोलोइडल सॉल्यूशन में होता है, पाथ विजिबल है, टिंडल इफेक्ट शो करता है, लेकिन यहाँ पे नहीं करता है। अब सुनो ध्यान से, जहाँ जहाँ लाइट पास किया है, जितने रीजन में आपको पार्टिकल्स विजिबल हैं, जितना रीजन में पार्टिकल्स विजिबल है उसको बोलते हैं टिंडल कोन। क्या बोलते हैं? टिंडल कोन। तो अगर आपसे कोई पूछे टिंडल कोन क्या होता है तो बोलना कि लाइट जितने रीजन में पास किया है कोलोइडल सॉल्यूशन में, और जहाँ जितने रीजन में पार्टिकल्स विजिबल हैं उन्हीं रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल कोन। और इसमें एक और बात देखो, जैसे मान लेते हैं ये आपके ऐसे लाइट आ रही है डार्क रूम में और स्कैटरिंग हो रहा है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हम कहाँ पे खड़े हों ताकि पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा दिखाई दे। तो ऐसे लाइट आ रही है तो इसके परपेंडिकुलर अगर हम देखेंगे तो पार्टिकल का स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगा, पार्टिकल्स ज़्यादा विजिबल होगा। तो मान लेते हैं ऐसे लाइट आगे पास किया, अब हम ऐसे सामने से देखेंगे, 90 डिग्री के एंगल से देखेंगे तो इस केस में स्कैटरिंग ज़्यादा आपको दिखेगा। तो कहने का मतलब ये मान लेते हैं आई है, आँख है, ठीक है जी, ये आँख है, और ऐसे हम देखेंगे परपेंडिकुलरली, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर देखेंगे तो स्कैटरिंग क्या हो जाएगा? इस केस में मैक्सिमम होगा, जो कि मैं सब लिखवा दूंगा। तो मैंने अब टिंडल इफेक्ट के बारे में बहुत ही डिटेल्स यहाँ पर लिख दिया, समझा भी दिया, डायग्राम भी बता दिया। तो जरा देखो ध्यान से, अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन। जब उसको कोलाइडल सॉल्यूशन से पास कराएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन प्लेस्ड इन अ डार्क प्लेस में रखा गया जी कोलाइडल सॉल्यूशन को। द पाथ ऑफ बीम गेट्स इल्यूमिनेटेड। तो बीम का पाथ क्या होता है? इल्यूमिनेटेड होता है, मतलब दिखता है, आपको विजिबल होगा। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। दिस फेनोमेना इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये फेनोमेना आपका लाइट के स्कैटरिंग के वजह से होता है। एग्जाम में पूछता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है? टिंडल इफेक्ट होता है बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, द इल्यूमिनेटेड पाथ मतलब विजिबल पाथ ऑफ बीम इज कॉल्ड टिंडल कोन। मैंने आपको बताया था टिंडल कोन के अंदर वो पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, जितना पार्टिकल्स जितना रीजन में विजिबल होते हैं उस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल कोन बोलते हैं। द कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर सीन मैक्सिमम एट राइट एंगल। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर हम 90 डिग्री से देखेंगे, जैसे लाइट ऐसे पास किया है तो ऐसे 90 डिग्री से देखेंगे तो वो पार्टिकल्स ज़्यादा विजिबल होगा, उस वक्त में स्कैटरिंग मैक्सिमम होगा। तो इस पूरे बात को लिख लीजिए। और एक और ख़ास पॉइंट कि एग्ज़ाम में पूछता है कि टिंडल इफेक्ट होने के लिए कितने कंडीशंस का रिक्वायरमेंट है, वो भी बात आपको मैं लिखवा देता हूँ, पहले आप इतना नोट कर लो। अब जरा देखते हैं कि टिंडल इफेक्ट को शो करने के लिए कितना कंडीशंस का रिक्वायरमेंट है। तो देखो, 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड फॉर टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट के लिए कितना कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है? 2 कंडीशन। और ये सवाल देखो जेई में पूछ चुका है, जेई में ये सवाल पूछ चुका है टिंडल इफेक्ट का कंडीशन। तो द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स मतलब डीपी, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, उसका डायमीटर इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। मतलब जो लाइट को तुम पास करा रहे हो उसका वेवलेंथ और डीपी के पार्टिकल्स के डायमीटर का साइज में, मतलब कहने का मतलब कि डीपी का डायमीटर और लाइट का वेवलेंथ, तो डीपी का डायमीटर इससे ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल्स इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जो लाइट को पास करा रहे हो उस लाइट का वेवलेंथ और डीपी का डायमीटर, तो डीपी का डायमीटर लाइट के वेवलेंथ से ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं कि डायमीटर ऑफ डीपी अप्रॉक्स इक्वल होना चाहिए वेवलेंथ
वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर इक्वल के आसपास हैं तब भी आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अब आगे देखो, मीडियम मस्ट बी हेट्रोजेनियस, हेट्रोजेनियस होना चाहिए। जाहिर सी बात है कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, हेट्रोजेनियस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि द डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डीपी एंड डीएम शुड बी लार्ज, मतलब डीपी और डीएम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, आपको दिमाग में बैठाना है, और ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो टिंडल इफेक्ट शो कर जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। अब जरा देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। थर्ड प्रॉपर्टी जिसका नाम है ब्राउनियन मूवमेंट। अब इसको जरा समझो, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स, किसका पार्टिकल्स, कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब जो डीपी उसमें डिजॉल्व हुए हैं, उन डीपी का पार्टिकल्स पे डीएम के पार्टिकल्स का कोलिजन होगा। क्या होगा जी, कोलिजन। उसी को बोलते हैं हम लोग अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट। ठीक है, तो वो बम्बार्डमेंट होगा, कोलिजन होगा, डीएम के पार्टिकल्स कोलाइड करेगा किसके साथ, डीपी के पार्टिकल्स के साथ। अब वो डीपी के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, रैंडम मोशन में मूव करेंगे, मतलब जिगजैग मोशन में मूव करेंगे। उनके अंदर हमेशा कंटिन्यूसली सॉल्यूशन के अंदर रैंडमनेस रहेगा, एक मोशन में रहेंगे, और वो मोशन का नाम क्या है, जिगजैग मोशन, इधर उधर घूमते रहेंगे। जब इधर उधर घूमते रहेंगे उसी को बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। और इसका क्या फ़ायदा है जो आगे हम लिखवाएंगे, पहले ब्राउनियन मूवमेंट का डेफिनेशन देख लो। क्या लिखे हैं जी बताओ, रैंडम मोशन या जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, ये क्यों होता है, तो इट इज ड्यू टू द कंटिन्यूअस अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट, या इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस कोलिजन ऑफ डीएम। कौन टक्कर करेगा जी, डीएम टकराएगा किसके साथ, डीएम पार्टिकल्स विथ डीपी पार्टिकल्स। मतलब डीएम के जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, वो कोलाइड करेंगे किसके पार्टिकल के साथ, डीपी के पार्टिकल के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे कंटिन्यूसली। और इसी को बोलते हैं अनबैलेंस्ड फॉर्म में कोलाइड करेंगे। ठीक है, बैलेंस नहीं, अनबैलेंस्ड, इधर उधर कहीं भी कोलाइड कर जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, डीपी के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पार्टिकल्स क्या होंगे, रैंडम मोशन में वो मूव करेंगे, जिगजैग मोशन में। इसी को बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब वो पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे डीएम के पार्टिकल्स डीपी के पार्टिकल्स के साथ, तो डीपी के पार्टिकल्स हमेशा घूमते रहेंगे, तो जो सेटल डाउन टेंडेंसी होता है, नीचे बैठने का टेंडेंसी होता है, प्रिसिपिटेट होने का टेंडेंसी क्या हो जाता है, कम हो जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ब्राउनियन मूवमेंट आपको समझ में आ गया होगा। जरा देखो ध्यान से, ये मान लेते हैं आपका पार्टिकल्स है, कौन सा पार्टिकल्स है जी, डीपी के पार्टिकल्स। यहाँ पे किसके साथ कोलिजन हुआ, डीएम के पार्टिकल आकर इस पे टक्कर दिया। अब ये क्या होगा, पार्टिकल्स ऐसे जिगजैग मोशन में ऐसे इधर उधर घूमना शुरू करेगा। ये पार्टिकल्स ऐसे घूमना शुरू करेगा जिगजैग मोशन में, जहाँ चाहेगा वहाँ पे जाएगा, जहाँ चाहेगा वहाँ पे जाएगा। इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। ये डीएम आकर टकराया डीपी के साथ और इसके अंदर हरकत आ गया, रैंडम मोशन, और इसी को बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। आप इसको नोट कर लें। अब जरा देखते हैं ब्राउनियन मूवमेंट से रिलेटेड कुछ और भी बातें जानना जरूरी है जो कि ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले देखो, लोअर द विस्कोसिटी ऑफ डीएम, मतलब डीपी जो पार्टिकल्स है डीएम के अंदर घूमता है, तो डीएम का विस्कोसिटी जितना कम होगा उतना पार्टिकल्स जल्दी फिसलेगा, उतना पार्टिकल्स का मूवमेंट ज़्यादा होगा, रैंडम मोशन ज़्यादा होगा, क्योंकि फिसलेगा ज़्यादा। विस्कोसिटी कम होने का मतलब पार्टिकल्स ज़्यादा उसके अंदर मूव करेगा। एंड स्मॉलर द साइज या लाइटर, साइज छोटा हो चाहे पार्टिकल हल्का हो, कोलाइडल पार्टिकल्स ग्रेटर द ब्राउनियन मूवमेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि हमको ब्राउनियन मूवमेंट को बढ़ाना है तो बोलना है डीएम का विस्कोसिटी कम होना चाहिए, और जो पार्टिकल्स को डिजोल्व कराया गया जो डीपी है, कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो हल्के होना चाहिए, चाहे साइज में छोटे होना चाहिए, उसका ब्राउनियन मूवमेंट ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है कि हल्के लोग जल्दी दौड़ेगा, पतले लोग जल्दी दौड़ेंगे, हल्के लोग जल्दी दौड़ेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट,
इट शुड बी नोटेड दैट ब्राउनियन मूवमेंट डज नॉट चेंज विथ टाइम बट चेंज विथ टेम्परेचर। ब्राउनियन मूवमेंट टाइम के साथ चेंज उसमें नहीं होता है, उसमें होते रहेगा, ठीक है, टाइम के साथ साथ वो होते रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दें तो जो डीपी के पार्टिकल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और उनके अंदर मूव करने का टेंडेंसी काफ़ी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट देख लो, ब्राउनियन मूवमेंट डज नॉट अलाउ द कोलाइडल पार्टिकल्स टू सेटल डाउन। मतलब अगर ये मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का तो नीचे बैठने के उनके पास टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, वो तो घूमने में मस्त है, घूमने में मग्न है, खूब मस्ती आ रही है, तो कहीं नीचे बैठेगा, नहीं बैठेंगे, टाइम ही नहीं है उनके पास, तो सेटल डाउन टेंडेंसी नहीं होगा। अच्छा, सेटल डाउन टेंडेंसी क्यों होगा? क्योंकि ग्रेविटी फोर्स लगेगा पार्टिकल्स के ऊपर। क्या होगा? ग्रेविटी फोर्स लगेगा, नीचे फोर्स लगेगा तो पार्टिकल्स नीचे बैठना चाहिए, लेकिन ग्रेविटी फोर्स नहीं काम करेगा। क्यों? कि उसके अंदर रैंडमनेस मोशन है, रैंडम मोशन है। तो ब्राउनियन मूवमेंट डज नॉट अलाउ द कोलाइडल पार्टिकल्स टू सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन टेंडेंसी है, लेकिन इसको रोक देगा कौन? ब्राउनियन मूवमेंट। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्टेबिलिटी। और जब रोक देगा तो पार्टिकल्स घूम रहा है अपने सॉल्यूशन के अंदर, तो हम बोलेंगे ऐसा सॉल्यूशन स्टेबल है, ठीक है जी। तो जब पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठेंगे, बस घूमेंगे, अपने ही अंदर घूम रहे हैं, नीचे सेटल डाउन नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन स्टेबल है। बात आई समझ में? तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए ब्राउनियन मूवमेंट से रिलेटेड, जिसको आप नोट कर लें। अब जरा देखो, ध्यान से बात करते हैं चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कोलाइडल सॉल्यूशन का होता है, ठीक है। चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। ये देखा गया है कि कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर चार्ज प्रेजेंट होते हैं। अब वो चार्ज पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, वो डिसाइड हम लोग करते हैं। एक प्रोसेस हम लोग आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके थ्रू पता करते हैं हम लोग कि कैसा चार्ज है, पॉजिटिव और निगेटिव। और वो चार्ज कैसे डेवलप होता है वो भी मैं आपको इसी टॉपिक में पढ़ाऊँगा। तो ज़रा देखो ध्यान से, यहाँ पे बात आपको तुरंत समझ में आ जाएगी कि कोलाइडल पार्टिकल्स ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। हमेशा कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज रहेगा, या तो पॉजिटिव होगा नहीं तो निगेटिव। तो देखो यहाँ पे हम लिखे हैं पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर लिखे हैं निगेटिव चार्ज। तो इसको याद करना होगा कि कौन सा ऐसे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं जिस पे पॉजिटिव होता है और किस पे निगेटिव होता है। तो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं या हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड्स। इतना समझ लो, मेटल का ऑक्साइड। देखो यहाँ पर एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है, और यहाँ पर H2O इसके साथ जुड़ा हुआ है, XH2O, तो इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड, पॉजिटिव होते हैं। मतलब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर भी हाइड्रेटेड आपका मेटालिक ऑक्साइड है, ये भी पॉजिटिव, ये भी हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड है, पॉजिटिव, ये सिंपल ऑक्साइड है, सिंपल ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड। तो इन सब का कोलाइडल जो सॉल्यूशन होगा, सोल मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? तो ऑक्साइड के जो सोल होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ये अक्सर मैक्सिमम जगह देखा गया कि पॉजिटिव होते हैं। जैसे मेटल्स हो गया, अब आइए इधर निगेटिव की तरफ। मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सब का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। फिर आगे देखिए मेटालिक सल्फाइड्स, मेटालिक सल्फाइड्स, देखो ये आर्सेनिक सल्फाइड हो गया आपका। तो ये जितने भी सल्फाइड आपको दिख रहे हैं, जितने भी सल्फाइड दिख रहे हैं, इन सब का सोल, इन सब का कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ये निगेटिव होते हैं और ये पॉजिटिव होते हैं। और भी है जो मैं लिखता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लें। कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, जरा देख लो। पॉजिटिव में बेसिक डाई एस्टप्स, जो बेसिक डाई एस्टप्स होते हैं, इसका नाम है, एग्जाम्पल में देख लो, मिथाइलिन ब्लू सोल। तो मिथाइलिन ब्लू सोल को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक डाई एस्टप्स, वो पॉजिटिव होते हैं। इधर देख लो एसिडिक डाई एस्टप्स, इयोसिन, कॉन्गो रेड, ये क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर का होता है, निगेटिव सोल। अब पॉजिटिव सोल कैसा होता है? बेसिक कैरेक्टर का। आगे देखिए हीमोग्लोबिन। तो आपको पता है कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन, और उस हीमोग्लोबिन पर चार्ज क्या होता है?
पॉजिटिव। इधर आइए, सोल्स ऑफ स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल। तो ये जो आपका स्टार्च हो गया, गम हो गया, जिलेटिन हो गया, क्ले हो गया, चारकोल हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, निगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। अब एक जगह आपको टेंशन होगा, देखो टेंशन क्या होगा, ध्यान से देखो सर, ये आप इसके बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड और एक हो गया सिल्वर आयोडाइड, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। जरा देखना ध्यान से, हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया आपका आयोडाइड। क्या हो गया जी आपका, आयोडाइड। तो जरा ध्यान से सुन लो, हाइड्रोक्साइड जो होता है मोस्ट ऑफ द केस जो होता है ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केस पॉजिटिव। और आयोडाइड जो होता है मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है, निगेटिव होता है। आयोडाइड की जब आप लिख सकते हैं हाइलाइट्स, तो हाइलाइट्स क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द केस निगेटिव होंगे, और हाइड्रोक्साइड क्या होंगे, मोस्ट ऑफ द केस पॉजिटिव होंगे। ठीक है, लेकिन इनके अंदर वेरिएशन है, ये कभी कभी निगेटिव भी शो करेंगे और ये कभी कभी पॉजिटिव भी शो करेंगे। तो आयोडाइड इन जनरल निगेटिव होते हैं लेकिन कभी कभी पॉजिटिव शो करते हैं, और ये भी इन जनरल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं लेकिन कभी कभी निगेटिव शो करते हैं। वो अमाउंट का वेरिएशन की वजह से होता है, जो आगे हम आपको बताएंगे। इसलिए इनको इसमें लिखना सही नहीं है, बस दिमाग में ये याद रखना कि हाइड्रोक्साइड जनरली पॉजिटिव होता है लेकिन निगेटिव भी हो सकता है, और हाइलाइट्स जनरली क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, जनरली निगेटिव, और ये जनरली पॉजिटिव लेकिन कभी निगेटिव हाइड्रोक्साइड हो सकता है और हाइलाइट कभी पॉजिटिव हो सकता है। ये बात दिमाग में आप रखिएगा, इसको अब अच्छे तरीके से नोट कर लो। देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स इज ड्यू टू वन और मोर रीजन्स। मतलब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, सर कोलाइडल पार्टिकल्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो इसका क्या वजह है कि उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। एक तो चार्ज कैसे डेवलप हो रहा है, दूसरा उस चार्ज को कैसे पता करेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो चार्ज पता करने के लिए आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव वो कैसे डेवलप हो रहा है। तो इसका कुछ रीज़न है। तो सबसे पहला रीज़न देखो, रीज़न नंबर वन में क्या है कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय द सोल पार्टिकल्स ड्यूरिंग ब्रेडिक्स आर्क मेथड। याद करो कि हम लोग गोल्ड का सॉल्यूशन बनाए थे ब्रेडिक्स आर्क मेथड से, मेटल का सॉल्यूशन बनाए थे ब्रेडिक्स आर्क मेथड से, कि उस मेटल को ब्रेक कर दिया जाता था वेपर में और बन जाता था कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे देख लो, मान लेते हैं कि हम लोगों को गोल्ड का सॉल्यूशन बनाना है, किससे, ब्रेडिक आर्क मेथड से। एयू का मतलब गोल्ड सॉल्यूशन। तो गोल्ड क्या है बताओ, मेटल है। गोल्ड क्या है, मेटल है। और मेटल के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड। इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। अब वो मेटालिक बॉन्ड कैसे होता है जरा देख लो। ये मान लेते हैं आपका गोल्ड का पार्टिकल है, ये आपका क्या है, गोल्ड का पार्टिकल है, ये आपका गोल्ड का पार्टिकल है, ये आपका गोल्ड का पार्टिकल है। तो बताइए, गोल्ड आपका मेटल है। अब मेटल के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, रिलीज करता है। तो अब ये गोल्ड पार्टिकल्स के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास ये देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये आपका ये बता रहा है मेटालिक बॉन्ड। ये क्या बताना चाह रहा है कि मेटालिक बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड, इस मेटल और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, जिसके थ्रू मेटालिक बॉन्ड बनेगा और ये मेटल ऐसे आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर हम लोग क्या लगा देंगे, ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ये आप पढ़ चुके हो। जब इस पे ब्रेडिक आर्क मेथड लगाकर इसका सोल बनाएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन, तो ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएंगे। छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होके क्या बना देगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इससे अलग हो जाएंगे।
इससे अभी इलेक्ट्रॉन जो चिपका है ना इससे अलग हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन देखो, ये इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज अलग हो गया, ये चार्ज घूमने लगा, ये इलेक्ट्रॉन बताओ अलग हो गया, इस पार्टिकल पे चार्ज क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। यही निगेटिव किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो अभी तो पकड़ कर रखा है, मेटल और इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डेड फॉर्म में है। जब इसमें ब्रीडिंग आर्क मेथड अप्लाई करेंगे तो ये अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर जाएंगे, और ये आपके मेटल के पार्टिकल हैं और उसके ऊपर ये चार्ज घूमने लगेगा, इलेक्ट्रॉन घूमने लगेंगे। तो बताओ ये आपका सोल कैसा बनेगा, निगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये क्या है, निगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बताओ गोल्ड आपका मेटल है, और मैं लिखवाया हूँ कि मेटल का जो सोल होता है, मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा होता है, निगेटिव होता है। देख लो कैसे निगेटिव डेवलप हुआ। तो चार्ज कैसे डेवलप होता है, ये पहला रीजन है। अब दूसरा रीजन हम आपको बताने जा रहे हैं, पहले आप इसको नोट कर लें। रीजन नंबर 2, दूसरा कारण क्या है कि किसी कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्ज डेवलप होने का। और देखना यही दूसरा आपका मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन होगा, मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन। अभी मैं आपको लिख दूंगा, देखो जी, ड्यू टू प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम एडिंग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑन पीपीटी सरफेस। याद करो हम आपको पढ़ाए थे पेप्टाइजेशन, क्या पढ़ाए थे, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या हुआ था, एक फ्रेशली प्रिसिपिटेट में बाहर से इलेक्ट्रोलाइट मिलाते थे, वो पीपीटी उस इलेक्ट्रोलाइट में से कॉमन आयन एडजॉर्ब कर रहा था अपने सरफेस पर, और चार्ज डेवलप हो जा रहा था, सॉल्यूशन बन रहा था कोलाइडल। वही तो बात यहाँ पर है कि ड्यू टू प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कॉमन आयन एडजॉर्प्शन, कॉमन आयन एडजॉर्प्शन बाई पीपीटी सरफेस फ्रॉम एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, फ्रॉम एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इलेक्ट्रोलाइट आप मिला रहे हैं पीपीटी के सरफेस पर, तो वो पीपीटी कॉमन आयन को एडजॉर्ब कर लेगा, कहाँ से, इलेक्ट्रोलाइट से, तो चार्ज डेवलप हो जाएगा। यही तो आप पढ़े थे, यही तो बात आप पेप्टाइजेशन में पढ़े थे। याद करो पिछले से पिछले लेक्चर में पेप्टाइजेशन बहुत ही डिटेल से आपको हम पढ़ाए हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ड्यू टू प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन मतलब कॉमन आयन एडजॉर्प्शन, प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम द एडिंग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑन पीपीटी। और सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन यही है, ये आपका क्या है, मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन आपका चार्ज डेवलप होने का यही है। तो अब इस पे मैं एग्जांपल करा देता हूँ ताकि फिर आपके दिमाग में तरोताज़ा हो जाए ये कॉन्सेप्ट पेप्टाइजेशन का और बात चमक जाए, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लें। से ये एग्जांपल मैं लिखा हूँ, ये एग्जांपल आपका एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, एनसीईआरटी किताब में ये दिया हुआ है। तो जो भी आपके बुक में एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है वो मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ, ज़रा ध्यान से एकदम देखना। कह रहा है कि AgNO3 सॉल्यूशन इज एडेड टू एक्सेस KI सॉल्यूशन, मतलब AgNO3 को मिलाया गया किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और ये क्या है, एक्सेस है, ज़्यादा क्वांटिटी में है KI। तो बताओ क्या बनेगा, तो यहाँ से बन जाएगा AgI, और ये AgI क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा, पीपीटी फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। देख लो ये Ag किसके साथ जाके मिल जाएगा, I के साथ। तो अब जरा बताओ ये रिएक्शन फिर आगे होगा, क्योंकि ये AgI जो है आप जानते हैं कि ये पीपीटी है, प्रेसिपिटेट है, और आपको पता है कि KI यहाँ पर एक्सेस क्वांटिटी में है, तो कुछ तो बचा होगा ना जी। तो ये फिर KI यहाँ पर आएगा, और ये KI कौन सा है, रिमेनिंग KI है, कौन सा, रिमेनिंग। अब बताइए, आपको मैं पेप्टाइजेशन में पढ़ा चुका हूँ कि कोई सा पीपीटी, माने पीपीटी के पास एक खास प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड कर रहे हैं इसमें से प्रीफरेंशियल आयन को एडजॉर्ब करेगा ये पीपीटी, और प्रीफरेंशियल आयन कौन होता है, कॉमन आयन। तो बताओ यहाँ पर भी I है, यहाँ पर भी I है, तो यहाँ पे जो कॉमन आयन है वो I-1 है, और इस I-1 को ये अपने सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेगा। जैसे ही एडजॉर्ब करेगा
तो क्या बन जाएगा AgI, और इसके सरफेस पे क्या आ जाएगा I माइनस। तो बताओ निगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन बना कि नहीं बना? तो ये हो गया आपका निगेटिव चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब एक बात जरा देखो, AgNO3 को मिलाए हैं एक्सेस KI में, तो अगर KI एक्सेस हो जाएगा तो निगेटिव बन गया। और अब हम क्या करेंगे, AgNO3 को एक्सेस करेंगे, इसको कम कर देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, जो आगे लिखेंगे हम। अब इसको अगर रिप्रेजेंट करना है डायग्राम फॉर्म में तो AgI को ऐसे दिखा दो, और इसके सरफेस पर क्या है I माइनस, यहाँ पे क्या दिखा दीजिए I माइनस, यहाँ पे क्या दिखा दीजिए I माइनस, ये आपके I माइनस, ये आपके I माइनस, ठीक है। तो ऐसे इसको दिखा सकते हैं डायग्राम के फॉर्म में, ठीक है जी। बात आ गई समझ में? तो बताओ अगर AgNO3 कम है और KI एक्सेस में है तो कैसा बनेगा, निगेटिव चार्ज्ड बन गया। अब आगे मैं बता रहा हूं कि जब AgNO3 को मैं एक्सेस करूंगा, पहले आप इसको नोट कर लें। अब जरा देखो उसी एग्जाम्पल में ये आपका दूसरा है, उसी में दूसरा है। तो यहां पे मैं क्या लिखने जा रहा हूं कि KI इज एडेड टू एक्सेस AgNO3, मतलब कहने का मतलब कि वही रिएक्शन है AgNO3। अब क्या हो गया, ये एक्सेस क्वांटिटी में हो गया, किस में हो गया, एक्सेस में, और यहाँ पे क्या मिलाया गया KI। दोनों आपका इलेक्ट्रोलाइट है, रिएक्शन करके क्या बनेगा AgI बन जाएगा, और ये PPT बनाएगा, क्या बनाएगा जी PPT। फिर ये एक्सेस में है तो ये जो PPT है AgI, इसमें तो कुछ बचा होगा ना जी, तो AgNO3 तो कुछ बचा होगा, ये कौन सा हो गया रिमेनिंग, जो कुछ बचा हुआ है। और आपको पता है कि AgI PPT है, तो PPT के पास एक खास प्रॉपर्टी होता है कि इस इलेक्ट्रोलाइट में से, एडिंग इलेक्ट्रोलाइट में से, ये PPT है और ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें से कॉमन आयन को एडजॉर्ब करेगा, मतलब प्रीफरेंशियल एडजॉर्प्शन करेगा कॉमन आयन, और इसको अपने सरफेस पर चिपका लेगा। तो क्या बना दिया बताइए AgI। अब इसके सरफेस पर क्या चिपक गया Ag+1। तो कैसा बना सॉल्यूशन, तो बन गया आपका पॉजिटिव चार्ज्ड सोल बन गया। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एक कोलाइडल सॉल्यूशन को, ऐसे, और चार्ज बता दिया पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर इसके डायग्राम फॉर्म में दिखाना है तो AgI ऐसे दिखा दो, और यहाँ पर इसके सरफेस पर Ag+ को बैठा दीजिए, यहाँ पर Ag+ को बैठा दीजिए, यहाँ पर भी Ag+ को बैठा दीजिए, यहाँ पर भी Ag+ को बैठा दीजिए। ये सब आपको बहुत ही डिटेल्स हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ पेप्टाइजेशन में। अब तुम खुद फैसला करो, AgI पिछले एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन में, इसी एग्जाम्पल का पहला में निगेटिव था, और इसमें AgI क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसीलिए आयोडाइड है, हाइलाइट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल पॉजिटिव होता है, इन जनरल निगेटिव होता है। लेकिन बताओ अमाउंट के वेरिएशन की वजह से यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव हो गया। तो आयोडाइड में थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, इसीलिए इसको फिक्स नहीं मानेंगे पॉजिटिव होता है कि इस पर निगेटिव होता है। बस इतना याद रखो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा अमाउंट पर डिपेंड करेगा। तो इसको आप नोट कर लो, और ये एग्जाम्पल NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। तो AgI एक मरतबा पॉजिटिव हो गया और एक मरतबा निगेटिव हो गया। कैसे हुआ आप अच्छे से यहाँ पर देख लेना। देखते हैं ये एग्जाम्पल, इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखो। FeCl3 इज एडेड टू हॉट वाटर, मतलब FeCl3 को H2O, और ये H2O कैसा है, हॉट, इसमें ऐड किया गया। ये भी आपका NCERT का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, ऐड किया गया। तो बताओ क्या बनेगा, FeOH होल थ्राइस बनेगा। क्या बनेगा जी, FeOH होल थ्राइस। यहाँ ये Fe इसमें से OH ले लेगा, कोई दिक्कत, और फिर क्या बन जाएगा, प्लस HCl बन जाएगा, प्लस HCl बन जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया।
अच्छा, इसको ये प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख लो FeOH3 होल थ्राइस, मेन ये है। और आप सबको पता है कि हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये प्रिसिपिटेट होता है, PPT होता है। अब ये PPT फर्दर रिएक्शन करेगा FeOH होल थ्राइस, और ये इसमें से FeCl3 इसमें कुछ बचा होगा, यहाँ से क्या करेगा, प्रीफरेंशियल एडजॉर्प्शन करेगा Fe+3 को और अपने सरफेस पर ये चिपका लेगा, क्योंकि ये PPT है और PPT क्या करता है, कॉमन आयन को एडजॉर्ब करेगा। जब करेगा तो ये सॉल्यूशन ऐसे बन जाएगा FeOH होल थ्राइस, और इसके सरफेस पर क्या आ गया, Fe+3, तो ये बन गया आपका पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन आपका ये क्या हो गया, बन गया। कोई दिक्कत? लेकिन यहीं पर जरा देखो, अब इसी FeCl3 को रिएक्शन कराते हैं किससे, NaOH से, और NaOH क्या है, एक्सेस में है। किसमें है जी, एक्सेस में। तो इसमें से क्या करेगा, ये FeCl3 NaOH से रिएक्शन करके फिर क्या बना लेगा, FeOH होल थ्राइस बनाएगा, और ये PPT बनाएगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PPT। और फिर ये PPT जो है FeOH होल थ्राइस, ये जो आपका PPT है, जो आपका रिमेनिंग NaOH बच गया, रिमेनिंग क्योंकि एक्सेस में है तो ये रिमेनिंग फॉर्म में है। किस फॉर्म में है जी, रिमेनिंग। अब इसमें से क्या करेगा, कॉमन आयन को एडजॉर्ब कर लेगा, इसी को बोलते हैं प्रीफरेंशियल एडजॉर्प्शन, और इसको अपने सरफेस पे चिपका लेगा। तो बताओ इस केस में FeOH होल थ्राइस और इसके सरफेस पर क्या आ गया, OH-, तो यहाँ पे बन गया निगेटिव चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन, निगेटिव चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इन जनरल फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होता है ये पॉजिटिव होता है, लेकिन बताओ यहाँ पे पॉजिटिव हुआ लेकिन यहाँ पर तो निगेटिव हो गया। तो हाइड्रोक्साइड के चार्ज का वेरिएशन हो सकता है अमाउंट ऐड करने के बेसिस पर। यहाँ पे NaOH एक्सेस में है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, OH-, लेकिन इस केस में क्या हो गया, Fe+3 आ गया, पॉजिटिव हो गया। NCERT में इस एग्जाम्पल का दोनों सवाल दिया है कि इस पे पॉजिटिव होता है और इस केस में निगेटिव होता है। इस बात को एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप इसको नोट कर लें। तो चलो देखो ध्यान से, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल आपका चौथा प्रॉपर्टी था कोलाइडल सॉल्यूशन का। उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ये साइंटिस्ट है। अरे साइंटिस्ट भी मतलब ही का यार, ये लोग हैं यार, तुम ही अपने नाम पर देते हो, आप ही लोग देते हो अपने नाम पर थ्योरी सब, और अपने वाइफ के भी नाम पर दिया करो यार। क्या आपके ज़िंदगी में, आप लोग ज़िंदगी में था, शादी ब्याह तो हमको लगता है किए नहीं, आप लोग प्यार मोहब्बत तो किए नहीं। गजब, बहुत मतलबी लोग हैं आप लोग। हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इन्होंने क्या समझाया था, जरा इनकी कहानी को समझो, एकदम ध्यान से देखो। ये एग्जाम्पल देखो, AgI, बता AgI क्या है, ये PPT है, इसमें मैंने KI को मिला दिया, पोटेशियम आयोडाइड को। तो बताइए क्या होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा कोलाइडल सॉल्यूशन? हाँ बनेगा सर। किस प्रोसेस के थ्रू? पेप्टाइजेशन के थ्रू। किसके थ्रू? पेप्टाइजेशन के थ्रू, क्योंकि ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है जी? इलेक्ट्रोलाइट। तो पेप्टाइजेशन में तुम पढ़े हो कि इलेक्ट्रोलाइट में से कॉमन आयन मतलब I- को ये अपने सरफेस पर चिपकाएगा, I- को, मतलब प्रीफरेंशियल एडजॉर्प्शन होगा। तो चिपकाएगा तो क्या हो जाएगा, AgI के सरफेस पर I- बन गया, और ये आपका हो गया निगेटिव चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन, निगेटिव चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। तो बताओ ये निगेटिव चार्ज किसके थ्रू डेवलप हुआ? प्रीफरेंशियल एडजॉर्प्शन, मतलब कॉमन आयन एडजॉर्प्शन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट टू प्रेसिपिटेट सरफेस। पेप्टाइजेशन में बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया गया है। अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, जरा देखो इसका डायग्राम से कहानी क्या समझ में आएगा। इसका फोटो बनाता हूँ। ये AgI है, क्या है जी? AgI। इसके सरफेस पे क्या चिपके हैं? I-। क्या चिपके हैं बताओ? I-। I- इसके सरफेस पे चिपका हुआ है।
ये आपका I माइनस और ये आपका I माइनस। मान लेते हैं इसके सरफेस पर I माइनस आपका चिपका हुआ है और ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि हम क्या हैं, निगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब देखो इसके सरफेस पे निगेटिव चार्ज मौजूद है। अब ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस कोलाइडल सॉल्यूशन की मीडियम मतलब सॉल्वेंट से वो आयंस जो बेरोजगार बेचारे ऐसे घूम रहे हैं उसको अपने सरफेस पर फिर खींचेगा। लेकिन निगेटिव है तो किसको खींचेगा, पॉजिटिव को। और याद करो यहाँ पे पोटेशियम K+ तो मौजूद है, तो अब ये I माइनस क्या करेगा, फिर K+ को अपने सरफेस पे खींचेगा। तो K+ को करीब करेगा, K+ को अपने सरफेस पे बुलाएगा। कौन, I माइनस। कौन बुलाएगा जी, I माइनस अपने सरफेस पे बुलाएगा। तो बताओ एक और लेयर बना कि नहीं बना, हाँ सर एक और लेयर बन गया। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, ये जो आपका पीपीटी है, ये क्या है आपका पीपीटी, AgI क्या है पीपीटी। ये पीपीटी जो आपका I माइनस को एब्जॉर्ब किया है इसको बोलते हैं फिक्स्ड लेयर। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लेयर। और इसका एक और नाम है प्राइमरी लेयर। क्या नाम है जी, प्राइमरी लेयर। और देखो ध्यान से, इस पीपीटी पर जो फिक्स्ड लेयर जमा है इसी के थ्रू चार्ज बताया जाता है। मतलब AgI पर प्लस मत बताना, फिक्स्ड लेयर पे जो चार्ज है उसी चार्ज को बोलते हैं, इस AgI पर चार्ज है, कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्ज है। मतलब देखो AgI पर क्या है, निगेटिव, वो फिक्स्ड लेयर के थ्रू निगेटिव आया है। ठीक है। और ये I जो K+ आपको दिख रहा है ये वाला लेयर, इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड लेयर। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड लेयर। मतलब ये लेयर फिक्स नहीं होता है, ये आपका बहुत वीक लेयर होता है, ये घूमते रहता है। डिफ्यूज मतलब घूमते रहता है। और इसको, इसका नाम दिया जाता है सेकेंडरी लेयर भी बोला जाता है, सेकेंडरी लेयर। तो बताइए किसी कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्ज पॉजिटिव है निगेटिव, वो कौन सा लेयर को देख के बताएंगे, फिक्स्ड लेयर पे जो चार्ज है वही चार्ज, फिक्स्ड लेयर पे जो चार्ज है वही चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन पे होता है। डिफ्यूज को देख के नहीं बताना है। अब देखो, आप जानते हैं कि जब दो लेयर है, एक सरफेस ये है पॉजिटिव और एक सरफेस निगेटिव, तो जब दो सरफेस आपस में एक दूसरे से क्लोज आएंगे, जब दो सरफेस पे चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, चार्ज डिफरेंस का मतलब माइनस और प्लस, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। क्योंकि प्लस और माइनस दो अलग अलग चार्ज है, तो दो सरफेस पर अलग अलग चार्ज होगा तो उसके बीच में पोटेंशियल डेवलप होगा। और इस पोटेंशियल को बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे जीटा पोटेंशियल क्या है तो बोलना पोटेंशियल डेवलप बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। बात आ गई समझ में, कहानी समझ में आ गया। इसको आप अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं आपको इस पूरे कहानी को लैंग्वेज फॉर्म में लिख देता हूँ। अच्छा, जीटा पोटेंशियल का एक और नाम है मार्केट में, मतलब पढ़ाई के मार्केट में, वो क्या है, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी इसका नाम है। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल, बोलो बात क्या है, सेम है। आप इसको पहले आप पूरे डायग्राम को बनाओ, फिर लैंग्वेज फॉर्म में मैं लिख देता हूँ। तो कहानी समझ लो क्या क्या हुआ है। द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स एक्वायर अ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। जाहिर सी बात है कि पीपीटी कॉमन आयन को एडजॉर्ब करेगा, तो या तो पॉजिटिव को एडजॉर्ब करेगा, नहीं तो निगेटिव को। जब कॉमन आयन को एडजॉर्ब करेगा बाय प्रीफरेंशियल एडजॉर्प्शन, तो पहला लेयर बनाएगा, फर्स्ट लेयर, जिसका नाम क्या, फिक्स्ड लेयर। तो बाय द प्रीफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयंस कैरिंग पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, मतलब या तो पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज को कैरी करेगा, टू फॉर्म फर्स्ट लेयर। और इफ इसी फर्स्ट लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड। क्या बोलते हैं जी, फिक्स्ड लेयर। और यही लेयर बताता है कि चार्ज पॉजिटिव है कि निगेटिव है। दिस लेयर अट्रैक्ट काउंटर आयंस। अब ये लेयर क्या करेगा, काउंटर्स आयंस, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव को खींचेगा, फ्रॉम मीडियम। कहाँ से, मीडियम में से, मतलब मीडियम का मतलब DM, सॉल्वेंट में से, फॉर्म सेकेंड लेयर। और क्या बनाएगा सेकेंड लेयर,
और ये सेकेंड लेयर क्या होता है, डिफ्यूज लेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, डिफ्यूज लेयर। मतलब इसमें इतना मजबूती है नहीं, ये घूमते रहता है, ठीक है। द कम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स, मतलब फर्स्ट और सेकेंड लेयर का कम्बिनेशन जो होता है अपोजिट चार्ज, मतलब फर्स्ट लेयर पर अगर प्लस है तो सेकेंड लेयर पर जाहिर सी बात है कि माइनस होगा। तो इस अपोजिट चार्ज का जो दो लेयर है उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर या हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और उस दोनों लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उस पोटेंशियल को बोलते हैं जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो यहाँ तक हमने कोलाइडल सॉल्यूशन के 4 प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया। लेक्चर को बिल्कुल अच्छे से देखो और एक एक बात को नोट कर लो और बार बार रिवीजन करो, एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाला है। और देखना आपको एक वीडियो में 4 जो मैंने प्रॉपर्टीज़ बताया, जितने भी कंटेंट हो सकते हैं वो सब मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।